जय हिंद प्यारे बच्चों। हमेशा की तरह मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एक एक करके क्वेश्चनों को देखें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता होगी। तो क्षमता बराबर आपने क्या पढ़ा है, 100/f सेंटीमीटर में। फोकस दूरी का मान यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 100 क्या हो जाएगा 20। आंसर आएगा 5 डायोप्टर। बात यहाँ पर प्लस और माइनस की है। अभिसारी लेंस कौन से होते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होते हैं, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो फोकस दूरी थी ये वैल्यू माइनस में रखनी थी, तो यहाँ पर माइनस वैल्यू आ जाती, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और पहला ऑप्शन यहां पर आपको दिया है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा यहां पर उत्तल दर्पण, और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उत्तल लेंस। तो जिन बच्चों को आ रहा हो वो जो है कमेंट में बताएं। तो यहाँ पर जो है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा देखने को मिलता है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर उत्तल दर्पण सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, तारे के टिमटिमाने का कारण, तारे के टिमटिमाने का कारण, तारे टिमटिमाते क्यों हैं उसका कारण है। लिखते हैं यहाँ पर क्या सही होगा। पहला ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है नन। तो बच्चों ये ध्यान रखो, जब हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। इसी प्रकार जब तारों के प्रकाश जब वायुमंडल में आएंगे तो जिस मार्ग से वो प्रकाश आ रही थे वो विचलित हो जाएंगे, जिसकी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि चौथा क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले चालक को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो आप लोगों ने समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। देखिए 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। सबकी वैल्यू कितनी दी है 4, तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे एलसीएम आएगा 4, और ऊपर भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 4/4, और 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर r की वैल्यू जो आ जाएगी 1 आ जाएगी। इस तरीके से ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ये एक क्वेश्चन करके जाइएगा, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। सीरीज में अगर कहता तो r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 कर देते आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति का मान है, एक हॉर्स पावर का मान पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन दिया है 1.34, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 48, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 786 और ये सब वैल्यू वॉट में है, वॉट, ये वॉट में सारी वैल्यू है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है 746 वॉट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट, 1 किलोवाट बराबर होता है 10 के पावर 3 वॉट, 1 मेगावाट बराबर होता है 10 के पावर 6 वॉट। ये वैल्यू याद करके जाएंगे, आपको पेपर में मिलेगा। और यहाँ पर वैसे ऑप्शन नंबर डी सही है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं और ये कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट जो येलो कलर के बल्ब होते थे वो उसमें फिलामेंट लगा होता था, वो बना होता है। और ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए, पहला ऑप्शन है नाइक्रोम, नाइक्रोम का, दूसरा ऑप्शन है लोहे का और तीसरा ऑप्शन है टंगस्टन, टंगस्टन का और चौथा ऑप्शन है कॉन्स्टेंटन। तो जो फिलामेंट लगे हुए होते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर जो फिलामेंट बल्बों में लगे होते हैं वो जो है टंगस्टन के, क्योंकि उसका जो गलनांक है बहुत ही उच्च होता है, इस वजह से उच्च गलनांक वाले फिलामेंट का उपयोग किया जाता था। टंगस्टन ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए चुंबकीय, पांचवा छठा क्वेश्चन हो गया। अब 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, 7वां नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और पहला ऑप्शन है यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर और चौथा ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर। तो ये याद करके जाएंगे बच्चों आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और आता है हर बार पेपर में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। इस तरीके से फिजिक्स के 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से है और यहाँ पर लिखा है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe और ये पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रहा है वियोजन, दूसरा ऑप्शन दे रहा है संयोजन और तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपको विस्थापन और चौथा ऑप्शन आपको दे रहा है द्विविस्थापन। तो यहाँ पर आप लोग देखें ध्यान से, एल्युमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को विस्थापित कर दे रहा है, आयरन यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विस्थापन। तो यहाँ पर संयोजन के बारे में भी आप लोग अगले सेट में क्वेश्चन कर चुके हैं, वियोजन में भी कर चुके हैं, द्विविस्थापन के बारे में भी कर चुके हैं। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखें क्या क्वेश्चन कह रहा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, एक एक क्वेश्चन चुनकर बनाए गए हैं जो कि यूपी बोर्ड में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी ये तो क्वेश्चन हो चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्न में प्रबल क्षार है, निम्न में प्रबल क्षार है, क्षार है। और ऑप्शन यहां पर दे रहा है आपको CaOH का होल ट्वाइस, दूसरा ऑप्शन है KOH, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर MgOH का होल ट्वाइस और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर NH4OH। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा NH4OH, यहाँ पर NH4OH लिखा हुआ है। तो बच्चों प्रबल क्षार पूछ रहा है, क्षार तो सभी हैं लेकिन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों ये और ये तीनों क्या है, दुर्बल क्षार के उदाहरण है, जबकि KOH क्या है, प्रबल क्षार का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा बच्चों। अब नंबर क्वेश्चन 10 पर जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया FeCl3, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y और गिव्स आउट FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। यहां पर आपसे Y क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है S, दूसरा ऑप्शन दिया है H2S, तीसरा ऑप्शन दिया है SO2 और चौथा ऑप्शन दिया है Cl2। यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पर Y क्या है, ये चीज आपको बताना है। यहाँ पर जिन बच्चों को आ रहा है वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पर SO2 ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। तो SO2 क्या है, सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 के बाद 11वें नंबर पर। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सही करवाए जा रहे हैं आपको। 11 नंबर कह रहा है निम्न में सूचक है, निम्न में सूचक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सूचक किसे कहते हैं। 9 के बाद यहाँ पर 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन मिला है और पहला ऑप्शन है यहाँ पर लाल लिटमस, लाल लिटमस। और एक ऑप्शन पढ़कर आप कभी भी क्वेश्चन को मत लगाएंगे, चारों ऑप्शन पढ़िए तभी क्वेश्चन को आप लगाएं कि ऑप्शन कौन सा सही है। दूसरा ऑप्शन है नीला लिटमस, नीला लिटमस। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर जो है फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन, थिलीन। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ऑल। तो आप लोगों को सूचक के बारे में जानना होगा कि सूचक क्या है। सूचक अम्ल और क्षार की पहचान करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाल लिटमस भी है, नीला लिटमस भी है, फिनोप्थलीन भी है, ये तीनों जो है सूचक हैं। और ये यहाँ पर इस वजह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पिछले वाले सेट में या मेरे लेक्चर में आप लोगों को अम्ल क्षार की पहचान करना, अम्ल जो है क्षारीय, जो लाल लिटमस पेपर है वो जो है क्षारीय माध्यम में कैसा रंग प्रदर्शित करेगा, नीला प्रदर्शित करेगा, ये जानिए। और जो नीला लिटमस पेपर है वो अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है। तो इसी तरीके से फिनोप्थलीन भी अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको आप जरूर कर लें, याद करके जाएंगे। फिनोप्थलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और पूछ रहा है क्वेश्चन निम्न में अक्रिय, अक्रिय गैस है। तो यहाँ पर आप लोगों से बढ़िया सा क्वेश्चन मिल रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है हीलियम और चौथा ऑप्शन है जो है मरकरी। तो ये देखिए ये तो डी ब्लॉक के हैं, मरकरी भी डी ब्लॉक का है। तो यहाँ पर क्या है, हीलियम अक्रिय गैस है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन मिलेगा और केमिस्ट्री का ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि 13वां नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद बायो के क्वेश्चन करेंगे एक एक करके हम लोग। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर
में कौन सी धातु नहीं होती, में कौन सी धातु नहीं होती। यहां पर जैसे ही क्वेश्चन नहीं वाला पूछा करे आप उसको गोला जरूर कर लिया करें, क्योंकि अक्सर ये गलत होता है। यहाँ पर कॉपर है, दूसरा ऑप्शन जेडन है, तीसरा ऑप्शन है एजी और डी ऑप्शन है निकिल। तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, तो आप लोग सिल्वर ऑप्शन यहाँ पर लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, किस अंग से होती है। पहला ऑप्शन दिया है यहां पर मुख से, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर यकृत से, तीसरा ऑप्शन दिया है छोटी आंत से और चौथा ऑप्शन है पित्ताशय से। तो आप लोग ध्यान रखें, जैसे ही हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं माउथ में हमारे जाता है सलाइवा, उसको लुगदी बनाता है और वहीं से जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मूत्र निर्माण होता है, मूत्र निर्माण होता है। और ऑप्शन पहला है यहाँ पर वृक्क में, दूसरा ऑप्शन है यकृत में, तीसरा ऑप्शन है प्लीहा में और चौथा ऑप्शन है हृदय में। तो ऑप्शन यहाँ पर जो मूत्र का निर्माण होता है वो कहां पर होता है, वृक्क में। ये ऑप्शन आप लोग सही कर लेंगे, पहला ऑप्शन ये सही है। यूरिया साइकिल कहाँ चलती है, यकृत में चलती है, इसको जानते हैं आप। प्लीहा क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान है। हृदय हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड के परिवहन में ये हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है परिसंचरण तंत्र के लिए भी कह सकते हैं आप। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि, केवल नर में, मेल में पाई जाती है, कौन सी ग्रंथ है। ऑप्शन देखिए प्रोस्टेट, दूसरा ऑप्शन है पेरिनियल, तीसरा ऑप्शन है जठर ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है पैंक्रियास। तो यहाँ पर प्रोस्टेट जो होते हैं वो केवल मेल में पाई जाती है, जबकि पेरिनियल, जठर ग्रंथि और पैंक्रियास मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है जी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि। पहला ऑप्शन है वैसेक्टोमी, दूसरा ऑप्शन है निरोध का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है गर्भ निरोधक गोलियां और चौथा ऑप्शन है यहां पर गर्भपात। तो यहां पर देखें
जो परिवार नियोजन की विधियां अपनाई जाती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो अस्थाई होती है और दूसरी अस्थाई। अस्थाई विधि में जो दंपति होते हैं जब चाहते हैं वो माँ बाप बन सकते हैं, और जब तक वो ना चाहे तब तक जो है उस संतान उत्पन्न ना करे, तो उसके लिए महिलाएं क्या करती हैं, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करती हैं, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। पुरुष और महिला दोनों निरोध, जिसे कंडोम कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। गर्भपात भी करवा देना एक अस्थाई विधि में ही आता है। लेकिन अगर वैसेक्टोमी करवा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखें आप लोग, परिवार नियोजन की बात हो रही थी, तो यहाँ पर ये तीनों जो ऑप्शन है ये अस्थाई विधि है। अस्थाई विधि क्या है? वैसेक्टोमी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 42 और चौथा ऑप्शन है 46। तो ये याद क्वेश्चन करके जाएंगे, यहाँ पर 42 नहीं 22 जो है ऑप्शन सही है। और दो क्वेश्चन आपके और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बायो से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी, लाल रक्त कोशिकाओं में उत्पन्न से लाल रक्त कोशिकाओं में उत्पन्न रोग आपको बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन दांत कोशिका अल्प रक्तता, दांत कोशिका रक्त अल्प रक्तता तथा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर हीमोफीलिया, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वर्णांधता और चौथा ऑप्शन है नन। तो आप लोगों को बताते चले, ये जो रक्त सिकल सेल एनीमिया है, रक्त अल्पतता, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये जो आरबीसी है हसीए नुमा हो जाती है, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। दांत कोशिका रक्त अल्पता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और ये जेनेटिक्स से, लास्ट क्वेश्चन जेनेटिक्स से है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन जेनेटिक्स से है और 20वां क्वेश्चन है ये पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथक्करण नियम के बारे में बताया था? पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है बीब्रिज, तीसरा ऑप्शन है मेंडल और चौथा ऑप्शन है लैमार्क। तो आप लोग जानते हैं कि जो आनुवंशिकता के जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है और उन्होंने पृथक्करण के नियम के बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारे सेट नंबर 9 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए और ये 20 क्वेश्चन इस पेपर में लिखे हुए हैं। तो अगर आप लोगों को जरूरत है तो आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे, वहां पर ये पेपर अपलोड है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगर मेरी आपको लेक्चर ये समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छी चीजें देख सकें। धन्यवाद।